हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं, इन आंसर देखने वाले हैं हम विज्ञान का जो जूनियर एडेड स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे उनको। 17 को एग्जाम था ना इसका, तो चलो हम देख लेते हैं। आप लोगों को लग रहा था कि काफ़ी, आप लोगों ने कहा भी कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़ाए हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें बहुत कम ऐसा था जो ग्रेजुएशन का था। बाकी सब मैंने आपको SCRT 9th और 10th और कुछ टॉपिक थे जो मैंने 11th और 12th के लिए थे। ठीक है, बाकी 11th 12th के मैंने सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी ही लिए थे। बाकी तो जो कुछ था फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने मोस्टली कोशिश की थी कि 10th लेवल से आगे हम न जाएं, क्योंकि आप लोगों को भी ये लग रहा था कि ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, मैम आपको ज़्यादा बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत कम ही बताया था। लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ाया था, क्या आपने खुद से पढ़ा था और इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले और हाँ एक बात और, जो मैंने आपसे कहा था कि इजी लेवल था, तो उस इजी लेवल का मतलब जो मेरा था वो यही था 50% इजी, 25% मॉडरेट और इसमें 25% हाई लेवल आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 25% से कम है जो कि हाई लेवल का है, और 50% से ज़्यादा इजी लेवल है। मतलब यहाँ पर इन्होंने पहले ही जब पेपर दिया तो इन्होंने क्या कहा था कि पेपर का जो लेवल होगा क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल होगा। ठीक है, तो इन्होंने जब पहले ही कह दिया था कि लेवल क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं कि आपको कितना आता है, इसके अकॉर्डिंग कि इन्होंने जो कहा कि एक ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देंगे, उसके अकॉर्डिंग पेपर इजी लेवल है। समझ में आया? कुछ ऐसे हैं जो मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, मैं पढ़ा सकती थी, मैं पढ़ा देती तो हो जाता इजी और हो जाता आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को। सबसे पहला अगर हम बात करें विषाणु के किस गुण से उसके अजीवित होने का आभास होता है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक जो सूक्ष्म जीव हैं, उस टॉपिक में मैंने पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। इसमें क्या है, ऑप्शन 2 है, क्योंकि विषाणुओं के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता है, प्रजनन की क्षमता है और जेनेटिक पदार्थ, ये सब किस में आता है, जो कि जीवित हैं उनमें आता है। तो अजीवित का जो क्या हो गया, वो इसमें क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। यही अगर आपको नहीं भी आ रहा होता तो भी आप इसको कर सकते थे। अगला देखो, खेतों में नॉस्टॉक की उपस्थिति सहायक होती है, तो ये आपको नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको बताया था कि खेत में नॉस्टॉक की उपस्थिति किस लिए यूज होती है, नाइट्रोजन चक्र में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कौन सा नहीं है, जो कि विषाणु है। ठीक है, वो विषाणु किस में आ जाता है, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी हो जाता है, तो यहाँ पर TMV। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम भी आपको दिखाया था TMV का। अगला देख लेते हैं, किस दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती हैं, यह है मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्रीय अवस्था। यह मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मैं मानती हूँ, इसको मैंने नहीं पढ़ाया था। इसको जब मैंने TGT वालों को बताया ना, तो उन्होंने भी कहा, TGT को मैंने ये बताया था मैंने, और आप लोगों को मैंने ये बताया था कि जब मैं आपको सिलेबस बता रही थी कि इसका जो लेवल होगा वो हाई होगा, ग्रेजुएशन का लेवल होगा, तो आप उसके कुछ वीडियोज़ देख लेना। जब मैं आपको कुछ पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि बायो की कुछ ऐसी क्लासेज हैं TGT की, वो आप देख लेना जो मैंने डाली हुई हैं। खैर, मैं मानती हूँ कि इसको मैंने आपको अलग से नहीं पढ़ाया। यहाँ आत्मघाती थैली कौन है, आत्मघाती थैली जो होती है लाइसोसोम होती है। मुझे आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने मिस कर दिया। निम्न यौगिकों में से शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक कौन सा है, ये BF3 होता है, लेकिन इसको भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। ठीक है, अब आते हैं अगला, ये जो पेपर है ना, मतलब जो प्रिंट आउट मैंने निकाला है, इस प्रिंट आउट में कुछ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। उसमें से एक क्वेश्चन हेडलाइट में जो युक्त होता है, दो दर्पण यूज करते हैं हेडलाइट में, तो हेडलाइट में जो दर्पण यूज करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। अब देखो कैसे यूज करते हैं, जो आगे हेडलाइट में जो मिरर होता है उसके ऊपर थोड़ा काला करते हैं ना, वो काला करके इसको मिरर बनाते हैं। समझ में आया? ऐसे तो वह आर पर दिखाई देता है ना, लेकिन ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा काला कर देते हैं। देखा होगा, ऐसे मिरर होता है, इसमें इतनी दूरी जो होती है वो ब्लैक कर दी जाती है, और इस तरह से करके इसको क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बना देते हैं। ठीक है, तो हेडलाइट में जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, साइड मिरर जो होता है वो कौन सा होता है,
उत्तल दर्पण होता है। अगला एक क्वेश्चन है और ये मैंने आपको दर्पण टॉपिक में पढ़ाया था। अगला, त्वरण और समय का जो ग्राफ है किसी स्वतंत्र गिरती हुई वस्तु के त्वरण और समय का ग्राफ कैसा होता है। तो गति का जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना, चैप्टर था गति टॉपिक मैंने शायद प्रैक्टिस सेट में नहीं, प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही मैंने आपको कराया था जब क्वेश्चन आंसर में आपको करा रही थी, क्वेश्चन आंसर नहीं, न्यूमेरिकल्स में आपको जब करा रही थी तब मैंने आपको कराया था कि, और मैंने आपको बताया था कि जो त्वरण होता है, स्वतंत्र अगर वस्तु गिर रही है तो एक समय के बाद, जैसे पहले तो त्वरण होता है, बाद में त्वरण कम होने लगता है, अचानक लगातार कम होने लगता है क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है और वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, पहले तो वह है लेकिन एक समय के बाद वो क्या हो रही है, त्वरण एक नियत हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे हो जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ एक और क्वेश्चन था जो था उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं। तो वो फोटो सेल जो होता है वह उष्मीय ऊर्जा जो सनलाइट आ रही है ना, तो उसमें ऊष्मा है और उस ऊष्मा को क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तत्वों का बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम होगा। तो ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया हुआ था, याद है आपको पीरियोडिक टेबल, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, 2 टॉपिक उसको 2 वीडियोस को बनाए थे मैंने। अगला है, फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य अवयव है। फोटोकेमिकल में पैन भी आ जाता है और NO2 भी आ जाता है, तो इसको मैंने वायु प्रदूषण में आपको पढ़ाया था। अगला, मिथेग्लोबिमिनिया जो है नामक बीमारी, ये किसकी वजह से होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, पानी जो पी रहे हैं, पीने में नाइट्रेट्स की अत्यधिक मात्रा हो जाए तो उसकी वजह से होती है। और टॉपिक जो हमने आपको बताया था जल, इसके जल जो टॉपिक था उस टॉपिक में इसको मैंने बताया था, इसकी 2 वीडियोज बनाई थी। अगला, निम्न में से किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। अगला, ताम्र की डिस्क में एक छिद्र है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या होगा। देखो, जब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको गर्म करें तो जो उनका आकार है वह सिकुड़ता है। ठीक है, मतलब कुछ सिकुड़ेगा कुछ फैलेगा। तो जो ये क्या है, जो ताम्र है ना, ये क्या होता है कि गर्म करने पर जब ये लिक्विड मेल्टिंग जैसे अवस्था जब आती है तो ये क्या होता है, पहले बढ़ता है। ठीक है, और यह है किस यह ल्यूसेंट में है। ल्यूसेंट का अगर आप क्वेश्चन देखो, शायद क्वेश्चन वाले में तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो ल्यूसेंट की पुरानी वाली बुक आती है ना, जनरल नॉलेज की, जो सामान्य ज्ञान की जो बुक है ल्यूसेंट की, उसमें ही है। अगला, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है। नैनोमीटर, तो इसको मैंने आपको कन्वर्ट तो नहीं कराया था क्योंकि आप ये कर सकते थे, तो देख लो, इसका मैं आपको बता दे रही हूँ, 10⁹ मीटर होता है ना, तो ये किसके बराबर हो जाता है। अगर हम मीटर को चेंज करें, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो क्या होगा 10⁹ और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻², तो ये क्या हो गया 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को अगर फिर से हम मिलीमीटर में चेंज करें तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 10⁻⁻6 मिलीमीटर। अब मुझे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको ज़रा देख लेना। ठीक है, जो भी इसका आंसर हो, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि कैसे इसको चेंज करेंगे, अब जो भी आंसर हो आप खुद देख लेना। अगला है, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है। तो जो फोटो सेल है, ठीक है, वो करता है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है। तो ये भी मैंने आपको नहीं कराया था। श्यान बल जो होता है वो असंरक्षी बल होता है। शेर की दहाड़ में क्या होता है, तो ध्वनि टॉपिक में मैंने इसको कराया था कि इसमें क्या होता है, जो मच्छर की आवाज़ होती है, वो मच्छर की आवाज़ में क्या होता है, तारत्व अधिक होता है। ठीक है, जबकि शेर की दहाड़ में क्या होता है, तारत्व कम होता है, और जिनका तारत्व कम हो जाता है उनमें क्या होता है, तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए हमको बहुत तेज वो सुनाई देती है, लेकिन जैसे आवाज़ भारी तो सुनाई देती है लेकिन हमें उसमें मतलब ये नहीं सुनाई देता, जैसे मच्छर की भिनभिनाहट जैसी लगती है ना, बुरी वाली, वैसा नहीं लगता है। ठीक, अब जंतुओं के वर्गीकरण की दृष्टि से निम्नलिखित से कौन से जंतुओं का समूह सही है। मैंने आपको नहीं बताया था शायद, लेकिन नाम इनका बताया था मैंने, स्पॉन्जिला और साइकॉन बताया था, यूप्लेक्टेला मैंने नहीं बताया था आपको। ठीक है, तो यह यहाँ पर ये होगा टॉपिक, जंतुओं का जो वर्गीकरण मैंने आपको बताया था उसमें है ये।
अमीबा क्या है, तो यह एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। ये मैंने सूक्ष्म जीव में आपको बताया था या फिर जंतुओं का वर्गीकरण, दोनों में से एक में मैंने बताया था जब मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण जो किया गया है 5 जगत प्रणाली, तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि प्रोटिस्टा एक होते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं, जो जंतु हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब है नाल तंत्र की उपस्थिति, फाइलम विशिष्ट लक्षण किसका होता है, तो ये मैंने जंतुओं का वर्गीकरण में आपको पढ़ाया हुआ था। नाल तंत्र मैंने नहीं बोला था, मैंने कैनाल सिस्टम ही बोला था, क्योंकि नाल तंत्र हिंदी मुझे नहीं आती थी इसकी। तो ये पोरीफेरा है, ठीक है। अब लंबी वायु छिद्र युक्त अस्थियां तथा वायु थैलियों से युक्त फेफड़े इस वर्ग का लक्षण है। तो ये मुझे याद नहीं आ रहा किस टॉपिक में, क्योंकि इसका अलग से मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जब मैंने एम्फीबिया बनाया, रेप्टाइल्स बनाया, उसके बाद आप लोगों ने देखना बंद कर दिया था, इन सब वीडियोज़ को आपने नहीं देखा, तो इसलिए मैंने आगे की वीडियोज एप्स और मैमल लिया मैंने नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर ये पक्षी होगा, ठीक है। अगला लाभदायक कीट है, तो मैंने आपको मधुमक्खी पढ़ाया था लाभदायक कीट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीस हो जाएगा और उसका मैंने साइंटिफिक नेम भी आपको बताया था, ठीक है। टॉपिक है लाभदायक जंतु, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको इसको नहीं बता पाऊंगी कुछ भी। वो क्वेश्चन क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। अगला देख लेते हैं, वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान है। यह क्लास 7 या 6 का है टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मुझे अच्छे से याद है, ताप मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। -40 डिग्री सेल्सियस है। अगला है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, तो इस फ्रियॉन का यूज किया जाता है, और वायु प्रदूषण में आपको ये मैंने पढ़ाया था। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो देखो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि शक्ति का जब भी मात्रक कहेंगे तो ये शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है, और यहाँ पर ये एम्पियर घंटा क्लियर है कि ये विद्युत आवेश का मात्रक है। ये मैंने आपको मापन में पढ़ाया भी था, मापन में विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर घंटा है। लेकिन यहाँ से इसको किसको मानेंगे मुझे नहीं पता है। एक दिष्ट धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, यहाँ पर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था ये टॉपिक भी। हाँ, अब आते हैं एलाइजा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन जो डेली टारगेट मैंने आपको दे दी थी, तो लास्ट के 7 डेज के लिए मैंने कहा था एलाइजा पढ़ लेना, क्योंकि यह जो अभी कोरोना चल रहा है, कोविड की वजह से एलाइजा इम्पॉर्टेंट है, मैंने ये बात आपको कही थी। तो यह इसका आंसर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी की जो प्रक्रिया है, परस्पर क्रिया है, उसके लिए एलाइजा टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। और इसको मैंने बड़े मतलब लास्ट के 7 डेज जो थे उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे, जब हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही थी और हमने कहा था कि अब शायद हम ना दे पाएँ आपको टॉपिक उस दिन, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ कई दिनों से नहीं है, तो उस समय मैंने आपको कहा था कि डेली टारगेट में कि आप एलाइजा ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद अगला, बीटी टॉक्सिन जीन का कोड क्या है, ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, क्राई होता है। अगला, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो देखो ऑक्सीजन की आवश्यकता जो नहीं है, वो यहाँ पर 2 ऐसी ऑप्शन है जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। पहली तो ग्लाइकोलिसिस और दूसरी प्रकाश संश्लेषण, इन दोनों में ही इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि कौन सा सही होगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं। हाँ, ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो इसको जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में क्या है कि यह हर जीव में हो सकता है, मतलब ऐसे जीव जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, उनमें भी ऐसे जीव जिनमें आवश्यकता है ऑक्सीजन की, उनमें भी, हर तरह के जीवों में यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता तो नहीं होती ऑक्सीजन की, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है वह उन्हीं जीवों में हो सकता है जो प्रकाश सिर्फ पौधों में हो रहा है, और वो भी पौधे जो हरे पौधे हैं, ठीक है। तो अगर हम मतलब जो भी इसको सही करें, वह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लाइकोलिसिस को ये सही करेंगे, ठीक है। अब अगला है, कवक मूल किसका उदाहरण है, तो कवक मूल मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बताया था, माइकोराइजा के बारे में, क्या है, सह उपकारिता का उदाहरण है, दोनों एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, ठीक है। जो पौधे का जो मूल है, जड़ है, वो भी और ये भी, ठीक है, दोनों एक दूसरे से हेल्प लेते हैं। अगला है,
1 KB 1 किलोबाइट किसके बराबर है? तो बाइट के बराबर होगा। अब सबसे अच्छे आ जाते हैं बाइट्स के, और कितना 1024 बाइट्स। पढ़ाया नहीं था मैंने कंप्यूटर आपको, लेकिन आप सबको ये बात पता होगी। यहाँ पर क्लियर तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? सबसे अधिकतम आवृत्ति यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा। एक्सरेज की आवृत्ति जो होती है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। एट्रोपा के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो ये मैंने लाभदायक पौधे में बताया था कि उसकी जड़ से मिलती है। हाँ, जूट किससे प्राप्त होता है? तो देखो इसका नाम मैंने आपको नहीं बताया था। लाभदायक पौधे में मैंने आपको इसको पढ़ाया था। और रेशे और वस्त्र, इसमें भी मैंने इसको पढ़ाया था। ठीक है, तो पाइनस तो होगा नहीं। हाँ, इसका नाम मैंने आपको जनरल नेम बताया था आपको। ठीक है, ऐसे साइंटिफिक नेम नहीं बताया था, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो पाइनस है, जो धतूरा है, इससे तो जूट निकलता नहीं है। ठीक है, सोलेनम से भी जूट नहीं निकलता। ठीक है, आलू वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो एक किस में हो गया, धतूरा, सोलेनम, ये सब। एक कार्कोरस कैप्सुलरिकम, ठीक है, इसमें आ जाता है ये जूट। अब आते हैं रुई किससे प्राप्त होती है? तो ये आपको मैंने बताया था, गॉसिपियम स्पीसीज है रुई का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अगला है कंपोजिटिव कुल में पुष्प कैसा होता है? तो ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, कंपोजिटिव कुल का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? इपिगाइनस होता है। हिंदी में जायोंगोपारिक बोलते हैं। हिंदी मुझे नहीं पता है इसकी, इंग्लिश ही पता है। अगला कोकीन प्राप्त होता है। कोकीन किससे प्राप्त होता है? तो ये मैंने आपको बताया था, एथ्रोजाइलम प्लांट से कोकीन मिलता है। और ये मैंने आपको कब बताया था? ये लाभदायक जो पौधे हैं उस टॉपिक में मैंने आपको बताया होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 कोष्ठी हृदय किसमें पाया जाता है? तो जंतुओं का जो वर्गीकरण था उसमें जो टॉपिक था कार्डाटा, उस कार्डाटा में मैंने आपको बताया था कि किसमें कितने हृदय के कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कितने चैम्बर किसमें पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। हाँ, अलग से मैंने आपको ये दोनों ही टॉपिक नहीं पढ़ाए थे जिनमें कि 4 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन बाकी के 3 जिनमें 4 चैम्बर नहीं पाए जाते, जैसे कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इसमें 3 चैम्बर तक ही होता है। इसके आगे मैंने बताया नहीं था, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी होती तो आप इसको आराम से कर सकते थे। ठीक है, और अलग से कार्डाटा जो टॉपिक था उसमें भी मैंने बताया था। तो पक्षी व स्तनधारी। अगला, स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन से गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं? यह 12th का है। और ये मैंने आपको नहीं बताया। जो व्हेल होती है, जिसे हम मछली के रूप में देखते हैं, व्हेल वास्तव में स्तनधारी है। साथ ही डॉल्फिन जो है, ये सभी क्या होते हैं, सीटेशिया में आते हैं। और यह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग से नहीं बताया था। अगला, नाखून, पंजा, खुर और सींग किसके बने होते हैं? तो अच्छे से याद करो, जब कंकाल मैंने आपको पढ़ाया था तो कंकाल में बताया था मैंने कि ये किसके बने होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एपिडर्मिस, बाहरी त्वचा ही है ना कंकाल में, ये अस्थि नहीं है। ठीक है, जो खुर है, सिंग है, पंजा है और नाखून है, ये क्या है, एपिडर्मिस में होते हैं। और ये क्या है, एपिडर्मिस से ही बने होते हैं ना, बाह्य कंकाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का? अब देखो, इनकी मानने की बात है यह एपिडर्मिस। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, नाखून, पंजा, खुर और सींग। ठीक है, ये चारों जो हैं वे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होती हैं। ठीक है, और हड्डियाँ भी किसकी बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की हड्डियाँ, मतलब ये जो बोन है, अस्थि जिसे कह रहे हैं, ये भी किसकी बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। लेकिन ये सब पाए कहाँ पे जा रहे हैं? बाह्य कंकाल में, एपिडर्मिस पे पाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये अस्थि को सही कर सकते हैं या फिर एपिडर्मिस को भी। मोस्टली मुझे चांस ऐसा लग रहा है कि ये अस्थि को सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए हैं, जो कि अस्थियों को बनाने का सबसे मुख्य है। अब बताते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के। और ये मैंने पोषण और पाचन ये वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें था। खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न अनुकूलन दर्शाते हैं। तो खुदाई से आप समझ सकते हो कि खनन अनुकूलन है। ठीक है, बाकी मैंने इसको नहीं पढ़ाया था। अगला है, निम्न में से कौन सी लोहे की अयस्क नहीं है? तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, सिर्फ SCRT में ही पढ़ाया था। हीमेटाइट मैंने आपको बताया था, बाकी नहीं बताया था मैंने। तो जो हीमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट है, ये तीनों ही लोहे के अयस्क होते हैं, पीटेलाइट नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था।
सोल्डर के बारे में पढ़ाया था मैंने, कब बताया था, खनिज और धातु में, ठीक है। इसमें मैंने पढ़ाया था कि सोल्डर क्या है, ये इसमें मतलब ये क्या एक गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आ जाता है केमिस्ट्री, जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। केमिस्ट्री ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था ऊपर वाला। अब आते हैं इस पे, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये मैंने आपको अम्ल क्षार लवण जब पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया था टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अगला एल्कलाइन हैलाइड्स के SN2 अभिक्रिया के लिए निम्न में से अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा, आवर्त सारणी देख लो। एल्किल हैलाइड्स मैंने पढ़ाया था, ए वाला टॉप, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, ठीक है, ये पूरा नहीं पढ़ाया था मैंने। तो आवर्त सारणी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके बाद जब डिटेल आप जाओगे तो है वो, मैंने 12 आवर्त सारणी मैंने 11th लेवल तक का आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल मुझे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मैंने एल्किल हैलाइड्स के बारे में बताया था, पूरा नहीं बताया था, क्योंकि आपने उसका रिस्पांस उस पर अच्छा नहीं आया था उस वीडियो में, मुझे लगा आप पता नहीं देखोगे कि नहीं। अगला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता के मान निम्न क्रम में बढ़ते हैं, ये मैंने आपको आवर्त सारणी में बताया था। अगला है असत्य कथन इंगित करिए, असत्य कथन कौन सा है, तो वायु प्रदूषण अगर पढ़ा होगा तो इजली आप कर सकते हो कि ऑप्शन तीसरा है इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ये XCF पता नहीं क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वैसे भी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं था, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तत्वों के लिए बढ़ती विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या होगा, तो ये मैंने आपको आवर्त सारणी में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं, रेशम के कीड़े का पालन पोषण क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, ये मैंने आपको पढ़ाया था 2 अलग अलग टॉपिक्स में। शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित होता है, कहाँ पे होता है, मस्तिष्क के मेड्यूसा में होता है, ये मैंने श्वसन में आपको बताया होगा। अगला हेनले का लूप संबंधित है किससे, उत्सर्जन से, और उत्सर्जन टॉपिक मैंने आपको ये बताया था। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, ये प्लीहा और रक्त टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि स्प्लीन जो होता है, मैं इसको स्प्लीन ही बोलती हूँ, तो जो स्प्लीन होता है ना वो क्या होता है, वो ब्लड बैंक है। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि RBCs को ख़त्म करने का काम भी यहीं पर होता है, जो RBCs पुरानी हो जाती हैं उनको ख़त्म करने का काम भी यहीं पर होता है। ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ये क्या है, ये तो मैथ आ गया ना, तो ये सब तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बच जाता है, पॉलिप और मेड्यूसा शरीर के वैकल्पिक रूप सबके क्या लिखा हुआ है, बात पॉलिप और मेड्यूसा की कर रहा है, तो किस में पाया जाता है, इसी की बात है, तो ये सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। और सिलेंट्रेटा टॉपिक मैंने जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया होगा, इतना डिटेल नहीं बताया होगा, मुझे पता है, ध्यान आ रहा है कि इतना डिटेल तो नहीं बताया था कि पॉलिप और मेड्यूसा, लेकिन सिलेंट्रेटा की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये रहा साइंस, और हाँ कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी ऐसी, कुछ ऐसे हैं क्योंकि मैं आपको बायो ही पढ़ाने आई थी जब मैंने शुरुआत की थी, तो लेकिन बाद में मैंने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे और वे आए भी हैं। तो अभी तक देखो मैंने इसको इजी इसी वजह से कहा था कि जो 50% है ना इसके, वे क्वेश्चन से 50% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इजी लेवल है। और इजी लेवल का मतलब क्या होता है, 10th लेवल तक का। मैंने यही आपसे कहा था ना कि जो 10th लेवल तक का होगा वह इजी हो जाएगा, और इंटर लेवल 25%, ठीक है, और 25% ग्रेजुएशन लेवल। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग देखो भाई, इन्होंने पहले ही जब कहा था कि ग्रेजुएशन लेवल आएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, आप बताओ। हाँ, कुछ गलतियाँ मेरी हैं कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, कुछ गलतियाँ आपकी हैं कि आपने पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।